रेप जो हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो ज़्यादातर पोर्नोग्राफी को देख के हो रहे हैं। फोन पढ़ाई का माध्यम है, उस पर ये गंदी फिल्में आ रही हैं। एक लड़के ने शराब पी के और पोर्नोग्राफी देख के अपनी माँ के ऊपर बलात्कार किया। इंस्टाग्राम तो इजीली अवेलेबल है और वहां पर वो सब कुछ अवेलेबल है, वहां पर कैसे कट ऑफ होगा? कंटेंट पे बैन लग रहा है। इस अपन 2 OTT एवरेज फिल्म देख नहीं सकते। OTT वाले जो लोग भारत की संस्कृति, भारत के चरित्र को तोड़ के पैसा कमाना चाह रहे हैं, उनके लिए ऐसा लॉ जो जेल में जाए कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल के हकदार भविष्य में होंगे। नरेंद्र मोदी, अच्छा, मुझे याद आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद का एक स्टेटमेंट था उनका, लुक ईस्ट की बात तो हर कोई करता है, हम एक्ट ईस्ट की बात करेंगे। जो प्रगति हुई है नॉर्थ ईस्ट में गए 11 साल में, 65 साल में जो प्रगति उससे 4-10 गुना होगी मेरे ख्याल से। मोदी गवर्नमेंट की जब बात ही चल रही है तो मैं पूछ लेता हूँ, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपकी नजर में? सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसमें बड़ी उपलब्धि है, अगर यूपीए सरकार चालू रहती तो हम बहुत खराब परिस्थिति में आज होते। जो ट्रम्प के साथ में उन्होंने जो किया इस बार, वो तो फिर वो इच्छा शक्ति की बात है। चीन के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं, आपको लगता है चीन पर भरोसा करना ठीक रहेगा? कम्युनिस्ट विचार जी। बाकी चीन की क्या कश्मीर का दिल जीतना अभी बाकी है? चीज रातों रात दुरुस्त नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कश्मीर में जो सक्सेस हमने सोचा था। हेलो हाय, वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट। पोर्नोग्राफी एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग अभी अपने मोबाइल की जो वॉल्यूम है उसे कम कर लेंगे, या अगर आप अभी टीवी पर या अपने लैपटॉप पर देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को तो उसकी आवाज़ कम कर लेंगे। लेकिन आवाज़ कम कर देने से मुद्दा खत्म नहीं हो जाएगा। ये एक अवेयरनेस का मामला है और जहां पर आप सोचते नहीं है ये उससे भी आगे का मामला है। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो आपको डिटेल में समझाएंगे कि ये इस पर बात करना या आपको ये पॉडकास्ट सुनना क्यों ज़रूरी है। लेकिन बस आप इतना सा समझ लीजिए कि ये मामला आपके घरों तक, आपके कमरों तक, और अगर आप अपने कमरे में बैठ कर देख रहे हैं तो एक बात सोचिए कि दूसरे कमरे में बैठा कोई आपका घर का बच्चा हो या फिर आपका छोटा भाई हो, वो या आपके घर की कोई बेटी हो, सुनने में और कहने में मुझे अटपटा लगेगा, लेकिन कहीं वो जो वायरस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो दिमागी वायरस है, वो आपके घर के कमरों में तो नहीं घुस गया है। सोचिए उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, और वो कितना बड़ा होगा ये मैं बात करवाऊंगा और आपको सुनवाऊंगा हमारे आज के गेस्ट से। उधर माहूकर साहब आप हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए। मैं सर के बारे में आपको बता दूं कि केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे हैं और मोदी साहब को बहुत करीब से जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि एक लंबा करियर जर्नलिज्म में भी रहा, बड़े बड़े कीर्तिमान उसमें भी रहे आपके। और उसके बाद अभी देश के अंदर 25 ऐप्स बैन हुई हैं। उल्लू, ऑल्ट बालाजी जो कि एकता कपूर का है, वो भी बैन हुआ। क्यों बैन हुआ, उसके पीछे क्या कैंपेन चल रहा था, क्या ये अचानक से बैन कर दिया गया, या उसके पीछे एक पूरी जंग थी, एक लड़ाई थी, इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सर मैं यहीं से शुरू करता हूँ, बाकी बातें तो बहुत सारी चलेंगी। मोदी जी को बहुत करीब से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे आपके थ्रू। मेरा सवाल सबसे पहले यही है कि ये 25 ऐप्स जो बंद हो गई, बहुत सारे लोग हो सकते हैं उसके बारे में नहीं भी जानते हो। जैसे उल्लू नाम से एक ऐप थी, ऑल्ट बालाजी यानी कि जो एकता कपूर की ऐप है ऑल्ट नाम से, वो भी एक ऐप बंद कर दी गई। ये सारी ऐप्स को बंद करने के पीछे की वजह क्या थी और ये कैंपेन आप क्यों चला रहे थे? देखिए, बहुत पुरानी कहानी है ये। 2004 में एक जिस्म नाम की फिल्म आई थी, बिल्कुल, बिपाशा बासु की। उस टाइम पे जो स्टैंडर्ड था नग्नता को लेके और इस टाइप की फिल्म्स को लेके, वो एक बड़ा मतलब उस हिसाब से बड़ी खराब फिल्म थी वो। एक पत्नी है जो अपने पति से बेवफाई करती है और प्रेमी के साथ घूमती रहती है। उस सीन भी बड़े ख़राब थे उसके। उस टाइम पे ये मुद्दा मैंने एक राष्ट्रवादी फोरम में उठाया था, तो मैं इसके लिए सचेत 2004 से हूँ, लगभग 21 साल पहले। 21 साल पहले मैं कुछ न कुछ करता रहा, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिला। ठीक है। 2018 के अंदर OTT आ गया और 20 के अंदर जब एजुकेशन फ़ोन पे शिफ्ट हो गया तो OTT को एक अलग से एक प्लेटफॉर्म मिला। समझा? फोन पढ़ाई का माध्यम है, उस पर ये गंदी फिल्में आ रही हैं। तो 2022 के अंदर मुझे लगा कि बहुत सभी हदें पार हो चुकी हैं, तो कुछ करना चाहिए। तो मेरे एक दोस्त हैं करीबी, श्री रविशंकर जी के बहुत खास हैं जी, और बड़े राष्ट्रवादी और सात्विक आदमी हैं।
उनको मैंने बुलाया, मैं जब कमिश्नर था उस टाइम पे, लोधी एस्टेट में रहता था मैं, और हमने 2 घंटे ब्रेन स्टॉर्मिंग किया। अब इस नतीजे पे पहुँचे कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम कहेंगे कि भाई कल्चर बचाओ तो कोई सुनने वाला नहीं है, सही बात है। सब बॉलीवुड के प्रभाव में है। पर अब ये कहेंगे कि इस कंटेंट से रेप हो रहे हैं तो शायद लोग समझे। तो कुछ प्रमाण मेरे पास थे, तो हम ये मुद्दे पे अलग हुए उस दिन कि भाई हम प्रूव करने का प्रयत्न करेंगे कि रेप जो हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो ज़्यादातर पोर्नोग्राफी को देख के हो रहे हैं। ठीक है, ये है बिल्कुल, अपने पास स्टडीज है इसकी खूब सारी कि रेप जो कर रहा है उसके पीछे की एक बहुत बड़ी रूट कॉज या प्रॉब्लम ये है कि वो पोर्नोग्राफी देखता है। 100%। आप देखो ना, संजय कौर अपने कलकत्ता वाला, उसके फ़ोन पे निकला ही। बिल्कुल। वो ज़्यादातर जो आरोपी हैं बलात्कार के, उनके फ़ोन पे निकलता ही यही है, इसका रिपोर्टिंग ही नहीं होता। तो हमने इस पर खूब स्टडीज़ की शुरू। एक टेड बंडी का हमको इंटरव्यू मिला। टेड बंडी अमेरिका का सबसे बड़ा रेपिस्ट किलर है, अच्छा, इतिहास का। ओके। इसको 1989 में मौत की सज़ा हुई थी। इसने 30 औरतों को रेप करके उनको मार दिया। ये जब फ्लोरिडा जेल में आया तो ये वहाँ पे भी बलात्कार के आरोपी थे, उनसे मिला ये, और फिर उसने एक इंटरव्यू दिया मरने से 2-3 दिन पहले। उसमें उसने कहा कि मैं अच्छे घर में पला बड़ा, पर मुझे पोर्नोग्राफी देखने की आदत हो गई, और फिर मैंने जब पहला रेप किया तो एविडेंस मिटाने के लिए मैंने उस औरत को मार दिया, और फिर वो मेरे लिए रूटीन हो गया। यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे जो बलात्कार के आरोपी हैं उनसे सबसे मैंने बात की, उनसे पूछा कि क्या कारण है, क्यों हम लोग ये करते हैं जी। हमको मालूम है गलत, तो भी हम क्यों करते हैं। हम सब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पोर्नोग्राफी इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। और इस टेंजेंट पे कोई सोचता भी नहीं है, मुझे लगता है देश के अंदर जो लोग अभी हमें पॉडकास्ट में देख रहे हैं, अगर वो पोर्नोग्राफी देखते हैं, आप देखो ना still कि वो देखिए, नहीं सोचते कि देखिए आपको अंदर उतरना पड़ेगा गहराई में। 10 केस ऐसे हैं गए 6 महीने में जहां भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। 5 केस ऐसे हैं जहां बाप ने बेटी पे किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद, और एक केस इतना घिनौना है, एक लड़के ने शराब पी के और पोर्नोग्राफी देख के अपनी माँ के ऊपर बलात्कार किया। ये ऑफिशियल है। और जो न्यूज़ मेरे पास, जो खबरें मेरे पास आ रही हैं स्लम में हालत बहुत ख़राब है। अच्छा, हाँ, माँ बाप निकल जाते हैं बाहर सुबह, बच्चे वहाँ पे रहते हैं, फ़ोन एक आध तो होता ही है, वो साथ में देखते हैं पोर्नोग्राफी। छोटे छोटे रूम में रहते हैं, एक रूम में 7 आदमी सो रहे हैं, 8 आदमी सो रहे हैं, समझो आप। बिल्कुल, समझा। तो जब भारत ये बात कर रहा है कि भारत 2047 के अंदर एक महान देश बनेगा, विकसित भारत बनेगा, बिल्कुल, वहाँ कोई के मन में शंका नहीं है कि भारत 2047 नहीं, 2037 में ही आर्थिक महासत्ता होगा, सैनिकी महासत्ता होगा, वैज्ञानिक महासत्ता होगा। पर क्या भारत सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होगा, ये भारत को सोचना पड़ेगा। सर लोगों के ये मन सब में बड़ी क्राइसिस है भारत की, जी, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। समझा। क्योंकि ये सर राक्षस है जो हर घर में घुस चुका है। बिल्कुल, हर किसी के मोबाइल में घुस चुका। हाँ, मोबाइल में घुस चुका, घर में। मतलब देखिए, बच्चे, अभी हरियाणा सरकार ने 2 साल पहले जी फिल्टर लगा के नेट कनेक्टेड टैबलेट्स दी बच्चों को पढ़ने के लिए। 6 महीने के बाद सर्वे किया तो ज़्यादातर बच्चे फिल्टर तोड़ चुके थे और वो पोर्नोग्राफी देख रहे थे, बच्चा बच्ची दोनों। आप समझे। अभी एक और दाखला मैं दूंगा आपको, ये 2 साल पहले का है। एक रॉयल फैमिली के व्यक्ति मेरे घर पे मिलने आए। अच्छा, महाराजा साहब और महारानी साहब। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं ये कैंपेन चला रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक दाखला दिया, एक एग्जाम्पल बताया कि मेरी दोस्त है, उसकी बहन, मेरी दोस्त की लड़की मेरे स्कूल में पढ़ती, मैं एक स्कूल चलाती हूँ। मेरी दोस्त का फ़ोन आया एक दिन कि महारानी साहब, ये मेरी बेटी सुबह 8 साढ़े 8 को निकलती है जब रूम में से, तो बिल्कुल थकी हुई होती है। और मैं जो इसको पूछती हूँ जब कि बेटा तुम बीमार हो, तो बोलती नहीं मैं तो ठीक हूँ। कुछ छुपा रही है मेरे से। माँ सीधी थी, समझ नहीं पाई। महारानी साहब को शक पड़ गया। उन्होंने कहा एक काम करो, अच्छा इनको अलग रूम दिया था उसको पढ़ने के लिए। समझा आप, ये समझ के क्या अच्छी तरह पढ़ पाई। बिल्कुल, हाँ। तो महारानी साहब ने कहा कि दिन में आप खिड़की का एक हिस्सा खोल के रखो, पर्दे का, और देखो रात को 12 बजे के बाद ये क्या करती है।
उन्होंने किया ये 12 बजे के बाद गई वो 12 बजे 11:30 12 बजे। तो उन्होंने देखा कि बेटी ने सब लाइटें बंद कर दी थी, सिर पे उसने चादर डाल रखी थी और वो कुछ फ़ोन पे देख रही थी। फ़ोन की लाइट दिखी उनको, तो भी समझ नहीं पाई, इतनी सीधी थी महिला। उन्होंने फिर से फ़ोन किया दूसरे दिन। उन्होंने कहा महारानी साहब ने कि ये मैं मान रही हूँ वही है, ये उल्टा सीधा देख रही है, एक काम करो कि रात को नॉक करोगे तो मानेंगे नहीं। छोटी उम्र की लड़की है, बेटी है आपकी, आप बुलाइए उसको और समझाइए कि बेटा गलतियाँ होती हैं, तू बता क्या देखती है तू। 5 मिनट रिजिक करनी पड़ी माँ को। उसने बोला कि मैं रोज़ पोर्नोग्राफी देखती हूँ 12 से 2-2:30 बजे तक, तो थक जाती है फिर, समझा। तो ये परिस्थिति गंभीर है। मैं आपको भी एक नासिक का किस्सा बताता हूँ, इतना मतलब आपके जो दर्शक है वो कांप जाएंगे सुन के। एक डॉक्टर है जी। नासिक में, डॉक्टर का बेटा पीछे पड़ गया कि मुझे हॉस्टल में जाना है। रोज जिद करता था मुझे हॉस्टल में जाना है। बाप को लगा कि शायद ये गे है, इसके लिए हॉस्टल में जाना चाहता है, तो बाप ने उसको डायरेक्ट कर दिया एक साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट होशियार था, उसने जो निकलवाया उसके मन में से इतना भयंकर है कि पूरा देश हिल जाए उसकर सुने तो। उसने बच्चे ने कहा कि मैं पोर्नोग्राफी का बहुत बड़ा एडिक्ट हूँ और अभी परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि मेरी माँ और बहन के अंदर भी मुझे वैसी तस्वीरें दिखती हैं। ओहो। मुझे मालूम है कि बहुत पाप है, बहुत बड़ा ये, इसके लिए मैं हॉस्टल में रहना चाहता हूँ। समझा, तो ये परिस्थिति है। अच्छा सर, दूसरा जी, कि खाड़ी के देश सिंगापुर, इन देशों में जो हमारे यहाँ आता है उसके मुकाबले सिर्फ 15% आता है। ऐसे उन्होंने फिल्टर्स लगा रखे। हमारे जो गंदगी आ रही है फ़ोन पे, वहाँ 15% ही आ रही है। मैं देख रहा था एक डेटा, तो मैं ये कंज्यूमर है इंडिया। हाँ, अब मैं ये कहता हूँ अवेलेबल इसके कंज्यूमर है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको नल बंद करना पड़ेगा। भाई छोटे बच्चे को आप कितने भी संस्कार दो, 10-12-15 साल के बच्चे को, अगर उसके फ़ोन पे आ रहा तो देखने ही वाला है भाई वो। बिल्कुल। तो आपका बच्चा सुबह मंदिर भी जा रहा है, दोपहर को कोई बड़ा आता है उसके पाँव भी पड़ रहा है, रात को पोर्नोग्राफी देख रहा है। आप समझे। तो ये संस्कार सिंचन ये एक बायोलॉजिकल नीड है, इसका एक्सपोजर आपको होना चाहिए 18 साल के बाद, थोड़ा बहुत। उसकी जगह आपको 10-12 साल से आपको एक्सपोजर है इसका, उससे भी कम में। अच्छा, खाड़ी के देशों में अगर 15% आता है हमारे मुकाबले, तो हमने तो कई प्रतिज्ञा ली हैं गए 11 साल में कि हम तो इसमें इस क्षेत्र में नंबर 1 बनेंगे, और हम नंबर 1 बन के दिखाया भी हमने। बिल्कुल। भारत एक और प्रतिज्ञा ले कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। क्यों नहीं बन सकता। आपका टिकटॉक बंद किया आपने, कोई देख पा रहा है टिकटॉक? नहीं। इच्छा शक्ति की बात है। लेकिन फिर भी मैं सरकार की सराहना करूंगा कि उन्होंने एक स्टेप लिया और एकता कपूर जैसी एक बड़ी व्यक्ति का ऐप बैन किया। मतलब एक राष्ट्रवादी सरकार है देश में, उसका ये एक बड़ा प्रमाण है। और मुझे विश्वास है कि आगे जाके भी सरकार स्टेप लेगी। लेकिन सर, ऐप्स बंद कर देने से ठीक है, एक जरिया बंद हो गया, लेकिन मैं एक चीज़ और जो आज मैं आपसे बात करने से पहले रिसर्च कर रहा था कि जितने उल्लू या ऑल्ट पर या दूसरी ऐप्स के ऊपर जितने भी एक्टिव थे, चाहे वो उसमें एक्ट करने वाले लड़के लड़की जो भी लोग थे, मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पर सबकी ईमेल सबकी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं और लगभग वैसा ही कंटेंट जो है वो इंस्टाग्राम पर भी दिख रहा है। अब ऐप को डाउनलोड करना और उसका सब्सक्रिप्शन लेना, और वो एक लंबा प्रोसेस है। इंस्टाग्राम तो इजीली अवेलेबल है, और आजकल बच्चे घर में चाहे 2 साल की उम्र से आप ले लीजिए, वहाँ से बच्चा रील्स देखना शुरू कर देता है और वहाँ पर वो सब कुछ अवेलेबल है। वहाँ पर कैसे कट ऑफ होगा? नहीं, हमने तो लेटर दे दिया ना सरकार को हमने कि इंस्टाग्राम और ये जो फॉरेन वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जी, एक्स पे भी आ रहा है, बिल्कुल है ना, ये सब पे बैन लगना चाहिए। कंटेंट पे बैन लगना चाहिए, कंटेंट पे बैन लगना हाँ चाहिए। जी, बिल्कुल। ये हमने लेटर दे दिया ये। और मैंने तो 3 FIR फाइल किए, एक ऑल्ट के सामने, एक एक्स के सामने और एक नेटफ्लिक्स के सामने। एक FIR मेरी दिल्ली पुलिस के सामने रजिस्टर नहीं की उन्होंने अभी तक, मेरी FIR है।
अच्छा, मैं मेरे सहयोगी संजीव नेवर, स्वती गोयल शर्मा, जो हम जुड़े हुए हैं इस पूरी अश्लीलता के विरुद्ध की लड़ाई में, जी, हमने तीनों ने और दूसरे 2 व्यक्तियों ने मिलकर 5 जनों ने हमने एक रिट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसमें सरकार का रवैया बड़ा अच्छा था। गवाही साहब थे और तुषार मेहता जो हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने बड़ा अच्छा रवैया लिया। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, इस अपन 2 OTT एवरेज फिल्म देख नहीं सकते, OTT वाली ये हालत है। आप परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। ये जो इन लोगों की जो पिटीशन है, ये हम इसको एडवर्सरियल नहीं कहते, सरकार के विरुद्ध की पिटीशन नहीं है, ये समाज के हित की पिटीशन है। मुझे याद आता है कि और पुराने उन्होंने समय कहा में जी कि माय लॉर्ड, मैं तो कहूंगा कि आप इसको मॉनिटर करिए इस केस को। पुराने समय में मुझे याद आता है कि 10 फिल्में आती थी, उसमें से एक फिल्म के लिए कहा जाता था कि ये फिल्म ऐसी है जो परिवार के साथ बैठ के नहीं देखी जा सकती। आज 10 फिल्में आती है, उसमें से किसी एक फिल्म के लिए कहा जाता है बड़े स्पेशल तरीके से कि ये फिल्म है जो आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना एनिमल फिल्म जिस कैसे क्लियर हुई। जी, एनिमल फिल्म भी खतरनाक फिल्म थी बहुत। और ये कह देना कि एनिमल फिल्म तो हिट हो गई, ऐसा नहीं होता। आप भाई, आपका बच्चा अगर दारू के अड्डे पे जाता है, आप जान दोगे उसको? ऐसा नहीं होता ना भाई। ये जो तरीका है कि लोगों को जो को चाहिए हम परोस रहे, ऐसा तो नहीं होता है। आप फ्रीडम का मिसयूज कर रहे हो। और जो फ्रीडम का जो डेफिनेशन है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। तो आप एक भाग को फॉलो कर रहे हो, दूसरे को नहीं कर रहे हो। और दूसरा कि हमने तो अब ये तय किया है कि एक ऐसा कानून बने जो इनको जेल भेजे। जो लोग भारत की संस्कृति, भारत के चरित्र को तोड़ के पैसा कमाना चाह रहे हैं, उनके लिए ऐसा लॉ जो जेल में जाए। तो हमारा पहला सजेशन ये कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इनटू ब्रैकेट प्रोहिबिशन एक्ट, है ना, इसको अमेंड किया जाए। इसमें कल सजा अभी मेरे ख्याल से 5 साल की है, मैक्सिमम 3 या 5 साल की है। 10 साल की सजा कर दी जाए, 3 साल तक बेल न मिले। कोई ने कहा कि भाई ये 3 साल बेल, तो ये तो टेररिस्ट का प्रावधान है। जी, मैंने कहा कल्चरल टेररिस्ट नहीं है ये लोग। भाई जो नुकसान अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, समझा, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी ने नहीं किया, उससे ज़्यादा नुकसान ये लोग कर रहे। ये लोग हमारी संस्कृति तोड़ नहीं पाए। और ये दीमक की तरह चाट रही है संस्कृति। ये घुस चुकी है सबके घर में। मतलब इससे कैसे बचना? मतलब मैं तो रोज हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा पौत्र, मेरी पौत्री को ये आधुनिक खतरों से भगवान सुरक्षित रखे, हनुमान जी सुरक्षित रखे। आज मैं बड़ी एक आते हुए एक रील सुन रहा था। उस रील में एक महानुभाव हैं जो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एआई का दौर इतना खतरनाक है कि पोर्नोग्राफी में तो आप फिर भी किसी को देख रहे होते हैं। एआई का दौर तो इतना खतरनाक है, डीप फेक का दौर जो है, कि आप जिसको भी ख्याल में लाना चाहें, आप एक उसका फोटो आप अवेलेबल करा दीजिए और वो वीडियो अवेलेबल करा दीजिए, वो सेम टू सेम उस शख्स की शक्ल में उस पोर्नोग्राफी वीडियो को बनाकर खतरा और भी बड़ा, वो तो भविष्य का और बड़ा खतरा है। बिल्कुल बड़ा। वहां तो किसी की आइडेंटिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसमें सावरकर जैसी राष्ट्रभक्ति और इच्छा शक्ति चाहिए। सावरकर, मैं यहाँ दर्शकों को बता देता हूँ, सावरकर के, हाँ, मैं दर्शकों को ये बता देता हूँ कि उदय सर जो हैं, सावरकर जी के, शिवाजी के, महाराणा प्रताप जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। और ये कहते हैं कि अगर मैं किसी को मानकर अपनी ज़िंदगी में चल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो वो उन्हीं की ही प्रेरणा का देन है। बिल्कुल। आपने सावरकर जी का भी जिक्र किया। देखिए, सावरकर जी को मैं आपको बताता हूँ, सावरकर कैसे मैं लिंक कर रहा हूँ इसमें। 1937 में जब सावरकर जी पे से सब बंदिशें उठा दी गई जी, ब्रिटिश द्वारा, मतलब पॉलिटिक्स में भाग लेने के लिए उनको अनुमति दी गई, तो सुभाष चंद्र बोस, अच्युतराव पटवर्धन और एसएम जोशी जैसे 3 नेताओं ने उनको न्योता दिया कि आप कांग्रेस में आइए। समझा आप? क्योंकि संपूर्ण अहिंसा के मुद्दे पे उनके बड़े डिफरेंसेस थे गांधी जी के साथ। उनको लगता हो कि अगर सावरकर आते तो हमारा ग्रुप जो स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल। सावरकर ने क्या जवाब दिया? सावरकर ने ये कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है। और कांग्रेस जो हिंदुओं को हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, ये देश के साथ धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं ये पाप मेरे सिर पे लेना नहीं चाहूंगा। इट इज बेटर टू स्टैंड इन द लास्ट रो ऑफ ट्रू पेट्रियट्स देन द फर्स्ट रो ऑफ दोज
who are betraying the nation in the name of nationalism. हिंदुओं को हनन करके मुस्लिम तुष्करण करने को वो बिट्रेयल गिनते थे, बिट्रेयल ऑफ द नेशन. और ऐसा कह के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने से मना कर दिया और हिंदू महासभा जैसी छोटी पार्टी ज्वाइन की, जो कांग्रेस के 10वें भाग की पार्टी होगी, उससे कम की होगी. बिल्कुल. लेकिन वो पार्टी ऐसा नहीं कि सभी सिद्धांतों से वो एग्रीमेंट में थे हिंदू महासभा के, लेकिन वो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रही थी. ठीक है. तो धनंजय कीर जो उनके पहले बायोग्राफर हैं सावरकर के, उन्होंने ये लिखा है कि ये बलिदान सावरकर, ये जो कांग्रेस का न्योता अस्वीकार करना, ये बहुत बड़ा बलिदान था सावरकर का. क्योंकि जैसे अकबर ने जब न्योता दिया राणा प्रताप को कि आप आओ आगरा में, आपको सब में उच्च स्तर पे मैं बिठाऊंगा, आई विल मेक यू सिट ऑन द हाईएस्ट पेडेस्टल. उस टाइम पे सभी राजपूत राजा उनके भाई सहित अकबर को ज्वाइन हो चुके थे. उन्होंने कहा नहीं. बिल्कुल. तो ये सावरकर का जो बलिदान है, ये सावरकर का जो ये महाराणा प्रताप जैसा बलिदान है, ऐसा कहा है उनके फर्स्ट बायोग्राफर धनंजय कीर ने. तो ये देखिए, सावरकर ने 1937 दिसंबर में ये कहा कि अगर ये रवैया चलता रहा, हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करने का जो रवैया है कांग्रेस का, तो विभाजन हो सकता है. वो विभाजन हुआ 10 साल के बाद. 10 साल के बाद हुआ. समझा. तो मैंने वो रास्ता चुना है. समय लगेगा लेकिन पत्थर टूटेगा. नहीं, अगर आप में सात्विक ताकत है और अगर हमारे संतों की भविष्यवाणी जो है, विवेकानंद की जी, श्री अरविंदो की, मेरे गुरु स्वामी प्राणवानंद जी की, भारत सेवा आश्रम संघ के संस्थापक दयानंद सरस्वती की जी, उनकी भविष्यवाणी अगर सही साबित होनी है तो काम होगा ही. और मेरा ऐसा मानना है कि हर एक नागरिक का ये दायित्व है कि हमारे जो संत इतनी बड़ी भविष्यवाणी करके कि भारत स्पिरिचुअली पूरे दुनिया को लीड करेगा, जो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अभी. नरेंद्र मोदी ने जैसे कि अफ्रीकन यूनियन को लिया, अफ्रीकन देशों को जो सम्मान नरेंद्र मोदी ने दिया है, ऐसा 125 साल में एक भी नेता ने दिया नहीं है. ठीक है. ये हमारी स्टडी है. बिल्कुल. मतलब अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने G20 में शामिल कर लिया. अफ्रीकन देश जाते रहते हैं. कोई सुपर पावर वाला जाता है अफ्रीकन देश? कोई नहीं जाता. कोई नहीं. समझा ना. तो नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम की बात खूब ग्लोबल लेवल पे आगे ले गए हैं. विवेकानंद, अरविंदो, स्वामी प्राणवानंद, दयानंद सरस्वती की भविष्यवाणी, इसको उस पथ पे चल रहे हैं. लेकिन अगर हम ही खत्म हो गए कल्चरली तो क्या होगा? क्या होगा? हमारा क्या होगा? दुनिया का क्या होगा? अच्छा, एक बात का जिक्र अभी बीच में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा था, जब इस बात का जिक्र चला कि भाई ट्रम्प साहब जो हैं वो नोबेल पुरस्कार के चक्कर में लगे हुए हैं कि नोबेल मिल जाए उनको. तो बात यहाँ पर ये भी चली कि भाई जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं पिछले 10 साल के अंदर, 10-11 साल के अंदर काम किया, और जिस तरीके की महत्वाकांक्षाओं और इतिहास के पन्नों में नाम लिखते गए, तो लोगों ने वहाँ पर लिखना शुरू किया कि भाई असली हकदार तो मोदी जी हैं, विश्व में शांति और स्थापित करा दें. आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल के हकदार भविष्य में होंगे? नरेंद्र मोदी आज भी हकदार है. मैं जो अफ्रीका का जो आपको हमने दाखला दिया, उससे बड़ा दाखला क्या हो सकता है? अफ्रीकन देशों को महासत्ताओं ने एक शोषण के रूप में ही देखा है, शोषण के एक साधन के रूप में ही देखा है. बिल्कुल. समझा. मोदी पहले नेता हैं 125 साल के अंदर जो पूरा न्याय कर रहे हैं. कुछ होंगे दूसरे नेता, ऐसा नहीं कहता. नेहरू जी ने भी प्रयत्न किया था अफ्रीका को साथ में, लेकिन इनका जो प्रयास है बिल्कुल बड़ा एक स्ट्रक्चर्ड प्रयास है पूरा. उनको लोन देना एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए. आप देखो ना, श्रीलंका जब क्राइसिस में था आज से 4 साल 5 साल पहले, भारत ने जो लोन दिए उसको आप देखो ना, आप बहुत फ्रेंडली टर्म्स में दिए भारत ने लोन. तो श्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल में जो काम किया है, विश्व लेवल शांति के लिए जो काम किया है, तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा मेजर्ड होता है. आप देखो, चाहते तो वो पाकिस्तान को खत्म कर सकते थे अभी ऑपरेशन सिंदूर में, और भी, पर उन्होंने मेजर्ड रिस्पॉन्स रखा. इसको बोलते हैं बैलेंस कॉन्फ्लिक्ट पोस्चर. रीजन बिहाइंड दैट? देखो, जानते हैं कि इसको एक हद से ज़्यादा एक्सकेलेट नहीं करना है.
लेकिन अगर वो पाकिस्तान पर और धावा बोलते, पीओके को हथियार लेते, ऐसी बातें जो सोचने में बहुत आसान लगती हैं, करने में उतनी मुश्किल है, हिंदुस्तान का सपोर्ट तो पूरी तरह उनके साथ होता। नहीं होता, लेकिन उसमें प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे ना उनको। वो हमें क्या मालूम, हम तो एक राष्ट्रभक्ति में बोल देते हैं। घर पे बैठ के आदमी कहता है कर दो चढ़ाई, पीओके अपने हाथ ले लो। ऐसा नहीं होता ना, आसान पीओके आना चाहिए। नहीं आसान मतलब हो सकता है आगे, ऐसा नहीं है, होना ही चाहिए। अच्छा, इच्छा शक्ति में आपको लगता है कि भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी की सरकार में भविष्य में पीओके हमारे हाथ आएगा? ऐसी रणनीति पर सरकार चल रही, क्योंकि आप तो बातचीत में भी रहते हैं। आ सकता है, ये पॉसिबल है भाई। 370 हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं तभी कहा था कि जो राम मंदिर के द्वार जो खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे याद आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद का एक स्टेटमेंट था उनका कि लुक ईस्ट की बात तो हर कोई करता है, हम एक्ट ईस्ट की बात करेंगे। हम सिर्फ पूरब की तरफ देखेंगे नहीं, हम पूरब को साथ लेकर चलेंगे, पूरब के लिए करके दिखाएंगे। करके दिखाया उन्होंने। जो प्रगति हुई है नॉर्थ ईस्ट में गए 11 साल में जी, 65 साल में जो प्रगति उससे 4-10 गुना होगी मेरे ख्याल से। मतलब मणिपुर का एक हादसा हुआ, बिल्कुल, वो एक अलग इंटरनल कन्फ्लिक्ट था, लेकिन जो सरकार का जो रवैया है, अप्रोच है, वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को छू गया। इसको बोलते हैं देशभक्ति, इसको बोलते हैं देशभक्ति। अच्छा, ट्रंप साहब के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, चीन के साथ धीरे धीरे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पिछले 10-11 साल के अंदर मोदी गवर्नमेंट की जब बात ही चल रही है, तो मैं पूछ लेता हूँ, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपकी नज़र में? सबसे बड़ी उपलब्धि है टेक्नोलॉजी के द्वारा गरीबी कम करना। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। 20 करोड़ के ऊपर लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठे गए 11 साल के अंदर। बहुत बहुत बड़ा फिगर है। और टेक्नोलॉजी का जो 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 डिजिटल रिवॉल्यूशन उन्होंने लाया है, वो तो बाहर के जो लोग आते हैं दंग रह जाते हैं कि 140 करोड़ लोगों में आपने कैसे किया ये, कि साला झुग्गी में रहने वाला आदमी भी पेमेंट फोन से कर रहा है, भीम ऐप से। तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। नरेंद्र मोदी, मैं आपको बता दूं, मैं उनका बायोग्राफर हूं, उनके काम का जी। मैंने 2 किताबें लिखी हैं उनके कार्य शासन पे। अच्छी किताबें हैं, हेगियोग्राफी नहीं है, टीकात्मक मूल्यांकन भी है। बिल्कुल। मैं आपको कहूं कि कम से कम 1 डज़न ऐसी क्रांतियां हैं गए 11 साल में, गए 20 साल में, जिसके जनक नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, यस। एक 20 घंटे से ज़्यादा जो पावर मिल रहा है पूरे देश को आज, उसके जनक नरेंद्र मोदी हैं। ज्योतिर्ग्राम योजना जो उन्होंने शुरू की थी गुजरात में, इससे तो बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे, मैं कई जगहों पर कनेक्ट कर जा रहा हूँ। 2006 के अंदर जी। एक ज्योतिर्ग्राम नाम की योजना लेके आए। कैसे लेके आए? उन्होंने समझा कि जो डोमेस्टिक पावर कट है हर गांव के अंदर, वो इसलिए है कि वहां पे एक ही फीडर लाइन है। डोमेस्टिक यूज बहुत कम है, एग्रीकल्चर यूज ज्यादा है जी। पर क्योंकि लाइन एक ही है, तो एग्रीकल्चर पे जो पावर कट लगाते हैं वो डोमेस्टिक को ऑटोमेटिक लागू पड़ जाता है। हाँ। तो उन्होंने प्रोजेक्ट उठाया कि एक सेकंड लाइन डालने का, सिर्फ डोमेस्टिक के लिए। जी। ये मेरे ख्याल से 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 3 साल में पूरा किया उन्होंने, और 3 साल के बाद में ये योजना शुरू हुई। इससे देश को मालूम पड़ा कि हम ये कर सकते हैं। कोई ने सोचा ही नहीं था। भाई देखिए, एक फीडर लाइन है गांव के अंदर। डोमेस्टिक, फिर से मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक यूज बहुत कम होता है। हाँ बिल्कुल, पावर कट लगता है, agriculture हो गया, फार्मर्स पावर ज्यादा यूज ना करें, बिल्कुल, और पानी एक्सप्लोइट ना करें। हाँ। उसकी वजह से डोमेस्टिक वाले भी पिस रहे थे। तो वो ऑटोमेटिक उन पे भी लागू पड़ जाता है। लेकिन डोमेस्टिक इन्होंने दूसरी लाइन डाल दी वहाँ पे। इसके जनक नरेंद्र मोदी हैं। फिर सोलर पावर रिवोल्यूशन के भी जनक वो हैं। 2009 के अंदर जब सोलर पॉलिसी लेके आए, तो उन्होंने बहुत हाई रेट्स ऑफर किए प्रोड्यूसर्स को। कहा से 15 रुपये, पहले 12 साल कुछ 13 रुपये, काफ़ी हाई रेट्स ऑफर किए थे उन्होंने। मुझे एक साइंटिस्ट का फ़ोन आया जो उनको जानता था कि आप साहब को कहिए कि इसमें तो गुजरात की तिजोरी खाली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं वो। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि उदय बाबू, ये गलत सोच है। इतनी सूर्य ऊर्जा पूरे भारत में हो, उसको हम एक्सप्लॉइट ना करें सिर्फ इस डर से कि पहले दिन ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये गलत सोच है। गुजरात
दूसरे स्टेट्स के प्रमाण में थोड़ा समृद्ध है। जी। गुजरात इसकी कीमत उठाएगा और लाभ इसका पूरे देश को मिलेगा। उस टाइम पे जो भाव था उसके मुकाबले आज हो गया 3 रुपये। 2.5-3 रुपए में मिल जा रहा है। समझा? तो ऐसे कई क्रांतियों की जनक वो हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी तो का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो तो यूपीए बना चुकी थी, समझो आप। लेकिन बैंक अकाउंट ही नहीं थे। 50 करोड़ बैंक अकाउंट इन्होंने खड़े किए, 50 करोड़ से भी ज्यादा। भाई अकाउंट ही नहीं होगा तो आप कैसे आप पेमेंट करोगे? फिर ये आपका ये जो है जेम, हाँ, जेम पोर्टल भी बहुत यूनिक पोर्टल है। बिल्कुल। अभी कोई ने बीच में मुझे कहा कि जेम पोर्टल ऐसा ही है, इसके अंदर तो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट प्रश्न पूछा, भाई पहले कितना करप्शन था? पहले तो बहुत था, अब कितना है? बोले अब तो कम 60-70% डाउन है। तो मैंने कहा ये उपलब्ध नहीं है। अगर पहले के मुकाबले करप्शन अगर 30% भी हो रहा हो, मुझे नहीं मालूम जी, उसके कहने के मुकाबले, तो ये उपलब्ध नहीं है। प्रोक्यूरमेंट में लाखों करोड़ का जहाँ प्रोक्यूरमेंट होता है, और पहले तो इस डिपार्टमेंट में ही सबसे ज़्यादा था करप्शन। तो ये नरेंद्र मोदी असाधारण आदमी हैं एकदम। और मैं मानता हूं कि अगर यूपीए सरकार चालू रहती तो हम बहुत खराब परिस्थिति में आज होते। नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से देश को बचा लिया। लेकिन अब 75 साल के हो गए हैं, अपना ही कानून है कि भाई पार्टी के अंदर 75 साल का जो होगा वो फिर चुनाव या किसी भी पद पर नहीं रहेगा। इसको लेकर कोई बातचीत हो रही है पार्टी के अंदर, नए चेहरे को लेकर? मेरे ख्याल से 75 साल का ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है इसका। लेकिन बनाया खुद का मोदी जी का ही है। गलत बात है, कोई रूल नहीं बनाया उन्होंने। कभी कहा नहीं कि 75 साल का इसके लिए रिटायर हो जाओ। 75 वालों को रिटायर किया होगा उन्होंने, पर ये कहा नहीं कभी, समझो आप। पहली बात। दूसरी बात, इस बात को अपन छोड़ देते हैं। नरेंद्र मोदी अगर अभी गए तो फिर से देश के ऊपर संकट होगा। कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आता आपको देश के अंदर? यार जो ट्रम्प के साथ में उन्होंने जो किया इस बार, वो तो फिर वो इच्छा शक्ति की बात है। वो तो ट्रम्प के सामने तो उन्होंने ऐसा कर दिया है। बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि मतलब अमेरिका के सामने अगर हिंदुस्तान नहीं झुक रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो और देखिए सामने वाली जो लैंग्वेज थी गाली गलौज टाइप की थी, बिल्कुल, समझे आप? वो अंडर प्रेशर लेने वाली बात थी, जैसे अब तक होता रहा। इन्होंने रिएक्ट भी नहीं किया। ट्रम्प बोलते थे, जवाब देते थे रणधीर जायसवाल, हमारे स्पोक्स पर्सन एमईए के। अभी मैं एक न्यूज़ कटिंग देख रहा था कि ट्रम्प का 4 बार फोन आया। एक विदेशी अखबार का एक रिपोर्ट थी कि 4 बार फोन आया, मोदी जी ने बात ही नहीं करी। कि स्पेकुलेशन है, कितना है सच हो झूठ हो, लेकिन अगर ये खुद में लिखना बड़ी बात है। एक जो इसकी रिपोर्ट आई है अपने न्यूयॉर्क टाइम्स की जी, जिसमें ये कहा गया कि भाई ट्रम्प साहब का फ़ोन आया कि भाई मुझे पाकिस्तान जो है वो रिकमेंड कर रहा है नोबेल प्राइज़ के लिए। मैंने जो रोल प्ले किया जी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। हाँ, टाइम पे। तो ये बताया, उसमें स्टोरी में ही लिखा था जी, अच्छी स्टोरी थी वो, कि नरेंद्र मोदी ने कहा देखिए हम इसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारा पुराना स्टैंड है ये। बात उड़ा दी उनकी। बड़ी बात है, बड़ी बात है। वो भी उस देश के साथ जिस देश के लिए हर कोई पहले जी सर करके बात करता हो, और इतिहास में यही रहा हो। आज हम आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। अमेरिका के साथ में जो उनका व्यवहार रहा अभी जी, जो जिस डट के उन्होंने मुकाबला किया, एक बिल्कुल डट के और एक स्किल के साथ। मैं बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी के लेवल का फॉरेन रिलेशंस के अंदर इतना बड़ा आदमी कोई है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। कई देशों की सिंपैथी मिल चुकी है उनको अंदर से, कई देशों की, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं, बेचारे मजबूर हैं, लेकिन हाँ, उनको अंदर से सिंपैथी मिल चुकी है। नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के सब में बड़े ग्लोबल डेवलपमेंट में कहूँगा उनको। और इसलिए आप मानते हैं कि भविष्य में हो सकता है नोबेल प्राइज के लिए मोदी जी का नाम? क्यों नहीं मिल सकता? मिलना ही चाहिए। क्या जस्टिफिकेशन होंगे अगर ये पॉइंट आता है भविष्य में? तो नहीं, मेरे लिए तो अफ्रीकन देश वाला मुद्दा बहुत वो है, इंपॉर्टेंट है कि मानव जाति का एक बड़ा हिस्सा जिसको महासत्ताएं एक एक्सप्लॉइटेटिव टूल के रूप में देखती थी, लेबर के तौर पर देखा जाता है हाँ, हमेशा, उसको एक भाई के रूप में देखना, मानव जाति वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखना, तो बहुत बड़ा काम है। कोविड के टाइम पर भी आप देखो ना, अफ्रीकन यूनियन को जब उन्होंने इंक्लूड किया जी,
बिकॉज अफ्रीकन यूनियन का प्रेसिडेंट उस टाइम कोई मुस्लिम था वहाँ पे, मे बी। जहाँ तक मेरा ख्याल है। कितना वो आदमी कितना इमोशनली वो हो गया था एकदम। आप ये एक दूसरा एक देश है ऑस्ट्रेलिया के पास, वो भी ब्लैक कंट्री है, पापुआ न्यू गिनिया है मेरे ख्याल हाँ। से। उसके राष्ट्रपति ने उनके पैर पड़ लिए, क्योंकि वैक्सीन भेजी सबको। बिल्कुल, वैक्सीन भी उन्होंने ऐसे भेजी सबको, गरीब देशों को भेजी सबको। तो यही तो वसुंधरा ये कुटुंबकम बहुत है। बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम था, फ्यूचर का एक विजन था। देखिए स्ट्रेटेजिक कदम नहीं, एक मानव जाति की जो अपन बात करते हैं, जो विवेकानंद ने जो बात की थी, जो अरबिंदो ने की थी, जो स्वामी परमानंद ने की थी, वो बात के अनुरूप ही काम है। नहीं तो समझो आप, देखिए जो महान जो स्टेट्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो देश और मानव जाति का हित वो अपने हित से जोड़ देते हैं। जैसे ही वो बात आगे बढ़ती है उतना नाम भी उनका आगे बढ़ता है। बिल्कुल। छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, ये किया, समाज की जो आकांक्षाएं थी उससे अपनी आकांक्षाओं को जोड़ दिया। तो जितना अच्छा आप काम करोगे उतना पॉपुलरिटी मिलेगी, क्या बुरा है उसमें। अच्छा, पुतिन साहब से बहुत अच्छे संबंध देखने को मिले, वो तो खैर पहले भी थे, लेकिन अब और बढ़ते गए। चीन के साथ नज़दीकियां बढ़ रही हैं, आपको लगता है चीन पर भरोसा करना ठीक रहेगा जब अमेरिका के आंखों में आंखें डाल रहे हों? नहीं, वेट एंड वॉच की परिस्थिति रखनी पड़ेगी चीन के साथ। बट इससे एशिया मजबूत होगा, तो जो वो एक वेस्टर्न देखिए कंट्री ऐसा का है दबाव कि रहता है, जो अमेरिका का दबाव चीन रहता का है, वो- प्रॉब्लम है कम्युनिस्ट विचार। जी। बाकी चीन की संस्कृति तो हमसे बिल्कुल नजदीक है। फाइयान, ह्यूइनसांग सब कहाँ से आए थे, सब हिंदुस्तान आके ले लेके गए हैं। समझा। तो चीन का हमारा एक पुराना रिश्ता है जहाँ तक संस्कृति का सवाल है, लेकिन ये कम्युनिस्ट सोच इस टाइप की है, समझे ना आप। मैं मानता हूँ कि चाइनीज सरकार ने जो हमारे साथ जो एक व्यवहार रखा गालवान को लेके, या जी। लोगों में वो माइंडसेट नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो आम लोग हैं वो तो भारत को बहुत ही अच्छी नज़रों से देखते होंगे, आप समझे। अच्छा, कश्मीर को लेकर भी मैं आपसे बात करूंगा। कश्मीर को लेकर भी अभी जो चीज़ें सोची जाती हैं, जो अभी भी, क्योंकि मोदी साहब से बहुत उम्मीदें लोगों को देश के अंदर ये थी कि भाई मोदी साहब आएंगे, कश्मीर के अंदर साथ जो इश्यूज चल रहे हैं, बहुत हद तक मैंने, क्योंकि मैं खुद कश्मीर गया, श्रीनगर गया, वो जो पुराने समय पे हम देखते थे लाल चौक के ऊपर सबसे ज़्यादा विवाद था, हम तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। मैं गया वहाँ पर तिरंगा शान से लहरा रहा था। आप जाकर वहाँ जय हिंद बोलिए, कोई अब आपको रोकेगा नहीं। इसके बाद भी एक कहीं ना कहीं वैक्यूम है, कहीं ना कहीं वो स्पेस, अभी भी रिक्तता आपको वहाँ नजर आती है लोगों के मन में। क्या कश्मीर का दिल जीतना अभी बाकी है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए कोई भी चीज़ रातों रात दुरुस्त नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कश्मीर में जो सक्सेस हमने सोचा था 370 हटाने के बाद, वो सक्सेस हमें मिल चुका है। देखो आपको कैसे देखना है, आपको इस पहलगाम हुआ जी। एक कैंपेन चला कि भाई पहलगाम में 4 घोड़े वाले थे, वो मिले हुए थे इनके साथ, 2 या 4 आतंकवादियों के साथ। जी। सामने 40 घोड़े वाले ऐसे थे जो हमारे जो विक्टिम्स थे उनको मदद कर रहे थे। तो आप कैसे देखोगे। अभी भी कश्मीरी गया था एक शादी अटेंड करने, सब टैक्सी वाले रो रहे थे, बोले पहलगाम वालों ने तो हमारा हालत खराब कर दी एकदम। समझा। दूसरा कि जो पहलगाम के सामने जो प्रोटेस्ट हुए कश्मीर के अंदर, जी। अगर 50% भी लोग जेन्युइन थे, दिखावे के लिए नहीं कर रहे थे, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। तो दाढ़ी वाले भी लोग थे, कुछ लोग तो रो रहे थे। अच्छा, वो जो घोड़े वाले थे, पोनी वाले, हाँ। उनके इंटरव्यू भी बड़े जबरदस्त थे। बहुत लोग बचा के लाए। एक हमारे पूना की एक बेटी थी, उसने कहा कि मेरे लिए मेरा पोनी वाला और मेरा जो टैक्सी वाला है वो मेरे लिए भगवान है। बिल्कुल। टैक्सी वाले ने कहा कि बहन, मैं तुम्हारे आंसू में देख नहीं पा रहा हूँ, इतना मुझे बुरा लग रहा है।
तो आपको कश्मीर तो एक तरीके से मेन स्ट्रीमिंग चल रहा है कश्मीर का अभी। प्रोसेस स्लो है थोड़ा, लेकिन मेन स्ट्रीमिंग चल रहा है अभी कश्मीर अच्छा। में। मैं पूरे मार्क्स दूंगा ओके। मोदी सरकार को, पूरे मार्क्स दूंगा। अच्छा, कुछ पाप होते हैं कहते हैं कभी धुलते नहीं हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये पॉडकास्ट एक तरफा जा रहा है, मोदी जी की तारीफ में जा रहा है। कुछ जगह तो आपको भी लगता होगा कि इस जगह पर सोचा कुछ था, हुआ कुछ और, मोदी सरकार में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि 2014 का जो मैंडेट था, 2019 का मैंडेट और 2024 का जो मैंडेट रहा, वो एक डिक्लाइन मोड में रहा। एंटी इनकम्बेंसी होती है, हम भी समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी भी ज़रूरत थी वहाँ पर काम किया जाना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें अगर सरकार ख्याल रखती या पार्टी ख्याल रखती तो अच्छा रहता। एक तो जो एजेंसीज हैं ईडी और सीबीआई, उनका उपयोग सिर्फ विरोध पक्ष के सामने ही हुआ। इस पे एक प्रश्न चिन्ह है लोगों के मन में है, मन में बात। बिल्कुल। और दूसरा कि उनमें से कुछ लोग जो पार्टी में आ गए, उनके आपने केस बंद कर दिए। वॉशिंग मशीन वाली बात। हाँ, तो ये दो चीज़ें अगर नहीं करती तो बीजेपी का पार्टी विद डिफरेंस वाला लेवल जो है वो इंटैक्ट रहता। कि 2014 की जो मैंडेट है, वो मैंडेट को समझना बहुत आवश्यक है। वो मैंडेट थी गुड गवर्नेंस की, है ना, नेशनल सिक्योरिटी पे देश को स्ट्रांग करने की, जहाँ मोदी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। बिल्कुल। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें 2 से अनेक गुना प्रगति ना हुई हो। मतलब 65 साल की प्रगति एक और 11 साल की उससे डबल या डबल से भी ज़्यादा। बिल्कुल, समझा। लेकिन वो मैंडेट जो थी 2014 की, ये मैंडेट भी थी कि जो मूल्य नष्ट हुए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, उनको रेस्टोर किया जाए। रेस्टोरिंग लॉस्ट वैल्यूज इन पॉलिटिक्स। वहाँ मेरे ख्याल से बीजेपी वीक पड़ी, उसमें वीक पड़ी। उस जगह पर काम करने की बहुत ज़रूरत थी। और काम नहीं है वो वैसे कृत्य नहीं करने की ज़रूरत थी। अच्छा, आपको लगता है कि कहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी लीडर के 2 हाथ मजबूत हों तो वो लीडर सबसे अच्छा है। जैसे पहले के समय में राजाओं के पास सेनापति हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। मौजूदा सरकार में मुझे जो नज़र आते हैं वो अमित शाह और डोभाल साहब नज़र आते हैं आपको, क्योंकि आप तो बहुत करीब से समझते हैं दोनों को। यही है, क्योंकि सब लोग मानते हैं कि बहुत सारे हिडन एजेंडाज ऐसे होते हैं या हिडन कैंपेन्स ऐसे होते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, जो ये दोनों चलाते हैं। नहीं, दायित्व है उनका देश के लिए, देश की उनका दायित्व है ना। ये कुछ ऐसे मामले आपके आज सामने अमित रहे शाह जो आप की बात करें तो अमित शाह ने भी जिस माओवादिज्म को खत्म किया है, बहुत बड़ा काम किया है। गोधरा कांड में बहुत ज़्यादा नाम आया, और वो पाप, जिस बात का मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि वो पाप कभी कुछ धुलते नहीं है, कभी धब्बे हटते नहीं है। उस गोधरा कांड की हकीकत क्या है? गोधरा कांड तो ओवर रिएक्शन था हिंदू कम्युनिटी का। गोधरा कांड स्टार्ट कैसे हुआ? देखो, पहले तो ये प्रयत्न हुआ कि ये गाड़ी को मुसलमानों ने जलाया ही नहीं है, जो बिल्कुल गलत था। बिल्कुल। कम से कम 50 विटनेस थे उसके। पहले 10 साल ये चला। गोधरा तो हिंदुओं को बदनाम करने की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। हिंदू, मोदी, आरएसएस, बीजेपी, इनको बदनाम करने की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी मेरे पास। मैंने तो बहुत पास से कवर किया हुआ है ना पूरा। बिल्कुल, तभी मैंने आपसे सवाल किया। बिल्कुल, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी। हाँ, ओवर रिएक्शन हुआ था। आप ये कह सकते हो कि भाई, अभी आप देखिए कि गोधरा कांड हुआ, उसके अगले 3 दिन में 30 लाख लोग बाहर निकले। अगर एफआईआर को आप गिनो, बिल्कुल, एफआईआर के अंदर फिगर मेंटेन होती थी कि भाई अटैक हुआ, 10,000 का टोला, 20,000 का टोला, 5,000 का टोला, ठीक है। बिल्कुल। उनको आप अगर वो करते हो, 30 लाख लोग बाहर निकले थे। पुलिस कितनी है गुजरात में? कितनी थी? 65,000, 70,000, बिल्कुल, पूरे गुजरात के लिए। ये जो दंगे हुए थे वो सेंट्रल और साउथ गुजरात, सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात में हुए थे। बिल्कुल। मतलब वो सेंट्रल नॉर्थ गुजरात का आप ले लो तो वो चंद हजार बचेगा। हाँ, मतलब 30-35 हज़ार होंगे करीबन। बिल्कुल। 30-35 हज़ार आदमी कैसे रोकेंगे 30 लाख लोगों को? मतलब ही नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने आर्मी तुरंत मांग ली थी। मोदी जी ने कांग्रेस की जो स्टेट्स थी उनको कहा, महाराष्ट्र को कहा, एमपी को कहा कि आप पुलिस भेजिए, नहीं भेजी उन्होंने। समझा? तो और बाद में जो कॉन्स्पिरेसी चली, बाद में कितनी कॉन्स्पिरेसी कितनी चली, बहुत चलता रहा। आज 2010 में मैंने स्टोरी की, एक लेडी थी एक्टिविस्ट, तीस्ता सेटलवाड,
तीसरा सीजन है ना, जो विटनेसेस को मिला है 2010 के अंदर, उन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस पर साइन नहीं किया, हमको मालूम ही नहीं क्या उन्होंने साइन करवाया हमारे पास। ये स्टोरी है मेरी 2010 की, इन ह्यूमन राइट्स। तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस के, बीजेपी के, मोदी साहब के दामन में दाग लगाने की एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। बहुत बड़ा षड्यंत्र। आप देखो ना, किसका षड्यंत्र है? देखिए, ये लेफ्टिस्ट लोगों का, कट्टरवादी मुसलमानों का, इनका षड्यंत्र था सबका मिलके। लालू प्रसाद यादव जी ने तो एक कमेटी बिठाई इनको बचाने के लिए, गोधरा के खूनियों को। एक कमीशन अपॉइंट किया था, सेफ्टी कमीशन, एक बैनर्जी कमीशन अपॉइंट हुआ था, मालूम है आपको? तो ये मुसलमान वोटों की पूरी राजनीति थी, कांग्रेस की और ऐसे पक्षों की जो मुसलमान वोटों के एक तो कहूँगा बेगर्स हैं। बिल्कुल, समझा? तो गोधरा कांड जो है उसमें यह था प्रयास कि गोधरा लोग भूल जाएं। अब गोधरा लोग याद रखें, गोधरा के बाद में वो भूल जाए। समझा? मतलब सबने अपने हिस्से का सच अपने पास रखा। एक कौसर बी नाम की एक लेडी थी, उसका 8 साल चला ये प्रचार कि दंगाइयों ने उसका पेट चीर दिया और बच्चे को तलवार की नोक पे बाहर निकाल के फेंक दिया, प्रेग्नेंट वुमन को। ठीक है, उसका जो जिसे पोस्टमार्टम किया था जिस डॉक्टर ने, उसको मैं नडियाद में मिला 2010 में स्टोरी करने के टाइम पे। उसने मुझे कहा कि ये लेडी प्रेग्नेंट थी, है ना, कौसर भी, और जल के मरी है। ये पूरी स्टोरी बेकार है, तलवार से पेट चीर दिया उसका और बच्चे को निकाल के फेंक दिया। क्या मतलब, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी गोधरा तो। अच्छा, वो सोशल मीडिया का समय भी नहीं था, तो जो कह दिया गया, जो सुन लिया गया, उसका कोई ऑथेंटिकेशन भी नहीं हो रहा, कोई वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा है, मान लिया गया और हवा में बात उड़ गई। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई। और पोर्नोग्राफी जो एक जिससे हमने शुरुआत की थी और बात फिर चलते चलते कहीं और पहुंच गई, लेकिन वो बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में वो चीज़ उस इम्पैक्ट के साथ, उस टेंशन के साथ लोग नहीं सोचते हैं। उसे एक फ़न के तौर पर ले लिया लोगों ने, हाँ ठीक है, उम्र है, ऐसा कह के छोड़ देते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पर होता है। जो हमने आपने बताया जैसे रेप के केसेस बढ़े हैं और इंडिया 3rd नंबर पर कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो पॉर्न को देखता है, बट स्टिल बहुत सारी जगहों पर काम करने की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉक्सी वेबसाइट्स हैं जो कि जहां पर एक्सेस कर सकते हैं पोर्नोग्राफी को। वहां पर कैसे काम होगा, हमारा एक जो लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य ये है जी कि लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने। काफ़ी कठोर है ये, पर मैं मानता हूं कि अगर अभी मानते हो कि आपका देश खतरे में है, तो आपको कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने जिसमें कमिटी बने सर्वसम्मति से, जो तय करे मर्यादा थीम की, सीन की, कपड़ों की और भाषा की हर एक ऑडियो विजुअल फिल्म के लिए। अपने प्रियम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया देश को, उससे ज़्यादा नुकसान इस टाइप का परोस के ये लोग कर रहे हैं, परवर्टेड कंटेंट मेकर्स। और ये कहे कि ये जो प्रवृत्ति है, देखिए अमेरिका के अंदर ड्रग पेडलिंग ये एक देशद्रोही प्रवृत्ति है। बिल्कुल, 50 साल तक की सजा है उसमें। हमने कहा है इसके अंदर कि इसको देशद्रोही प्रवृत्ति माना जाए और इसमें 4 या 6 महीने में ट्रायल हो, है ना, और कन्विक्ट होता है तो उसको 10 से 20 साल की सजा हो। उसमें एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं सर जो बॉडी दिखाकर फोटोग्राफर, व्यूज बटोर, स्क्रिप्ट राइटर, फिर आपका ब्रॉडकास्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब आ जाएंगे उसमें। समझा? वो 3 साल तक बेल ना मिले। तो पहला स्टेप हमने कहा है स्ट्रेंथनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट, और दूसरा स्टेप वो ये होगा लॉ ऑफ एथिक्स कोड, क्योंकि ये अवेयरनेस फैलाने से रुकने वाला नहीं है मामला। ये आपको नल जो बंद करना पड़ेगा, और खाड़ी के देशों ने और सिंगापुर ने दिखा दिया है कि वो कर सकते हैं। अपन भाई अगर उन्होंने 85% कंट्रोल करके रखा हुआ है भारत के मुकाबले जी, तो हमको तो 15% ही बैन करना है भाई, 15% ही रोकना है। एक चीज़ सर मुझे और ख्याल में आती है कि पोर्नोग्राफी से पहले भी एक और स्टेप है जहां पर शायद हम लोग नहीं सोचते हैं, आपने हो सकता है उस पर भी रिसर्च किया हो। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर मैं कुछ के नाम लूँ तो बहुत बड़े बड़े हैं, आजकल बड़े बड़े टीवी शोज़ के अंदर वो मौजूद हैं।
वो मान लीजिए कपड़े पहन रहे हैं और उसका वीडियो बनाकर व्यूज़ के लिए इंस्टाग्राम पर रील में पोस्ट कर दिया। बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी दिखाकर लड़कियां व्यूज़ बटोर रही हैं, सब्सक्राइबर मिलियन में चले जाते हैं, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन। क्यों? क्योंकि उनके बड़े बड़े फॉलोअर्स होते हैं, 10 मिलियन का आंकड़ा उनके पास होता है, तो लोग कहते हैं अरे ये कंटेंट क्रिएटर नहीं, और एक बहुत बड़ी फौज उन्हें फॉलो करती है। उसके मोनेटाइजेशन बंद करना चाहिए, वहां ये भी से हमारी शुरू डिमांड होता है। ये भी हमारी डिमांड है। जो ये रील डाल के जो मोनेटाइजेशन है वो बंद होना चाहिए। उससे ये अरे आप उनके सारे कमेंट्स देखेंगे, एक अरे से कुछ एक तो ऐसी आती हैं वल्गर कि comments माँ होते और बेटी साथ में खड़ी है, वो बेटी से कोई हरकत कर रही है, गलत हरकत कर रही है, ऐसे भी आते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। क्योंकि यहाँ वो देखते हैं और फिर यहाँ से वो पोर्नोग्राफी के पास जाते हैं, वहां पर वीडियोस देखते हैं और फिर वो क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, 100% फ्लो है। बिल्कुल। ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है। ये जो भी हम सपना देख रहे हैं कि हम महान देश बनेंगे, ये सब चकनाचूर हो जाएगा अगर हमने इसको रोका नहीं तो सबसे बड़ी बात जो बॉटम लाइन यहाँ से सबको लेके जानी चाहिए कि ये फन नहीं है। ये आपके लिए, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपके लिए एक फन हो सकता है किसी हद तक, लेकिन वो कैसे आपके बच्चों के मोबाइल में, एक 5 साल की बच्ची के मोबाइल में, बहुत सारे हमारे आसपास के माहौल में ऐसा है कि 5 साल की बच्ची है और वो ऐसे सवाल कर रही है जो उसे पता भी नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि रील्स में उसने देख लिया, उसे कुछ समझ नहीं है बट उसने देख लिया, तो वो सवाल अपने माँ बाप से कर रही है। बहुत सारे लोग पूछ लेंगे। स्कूल में ये हालत है जी कि 5वीं 6ठी के जो बेटियां हैं, उनका अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो दूसरे हंसते हैं उन पे, ये हालत है। ये कैसे आ रहा है सब? इससे आ रहा है, कंटेंट से आ रहा है सब। क्योंकि हम लोग याद करें तो मेरी जनरेशन, आपकी तो और पीछे की जनरेशन रही, हमारी जनरेशन में भी ये सब चीज़ें नहीं थी। और आज की जनरेशन से आप बात करके देखिए 5th और 6th क्लास के बच्चों से, दिमाग उड़ जाता है कि ये सब कैसे हो सकता है। फैक्ट इज फैक्ट। बहुत बड़ा खतरा है देश के सामने। एक राक्षस है जो हर घर में घुस चुका है, और इसका तरीका यही है कि उस राक्षस को हम पेट्रोल देना बंद करें। इस आपको हमें वो नल बंद करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। थैंक यू उदय सर, आप आए और खूब धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हमने बात की है। तो आप सब लोगों को अगर ये पॉडकास्ट पसंद आए ना आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको समझ आया है तो आवाज़ उठाना शुरू करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप बताइए कि आपकी इस पर राय क्या है और आपके पास अगर कोई तरीका है, क्योंकि हमारे देश में बहुत टेक्नो फ्रेंडली लोग हैं, शायद उनके पास कोई रास्ता ऐसा हो कि फ़िल्टर कैसे लगा सकते हैं, या और अपने घर में हो सकता है उन्होंने कोई रास्ता आजमाया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि इससे हो सकता है किसी को मदद मिल जाए या इस कैंपेन को मदद मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सर, खूब धन्यवाद। नमस्ते।